गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सुपर 50 हिस्ट्री के क्वेश्चन, यानी कि ये 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आज हम लोग बात इन्हीं की करेंगे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बड़ी भूल की, तो आज ही से प्ले स्टोर पे जाइए, लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरेंगे, उसके बाद फिर अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। गोल अगर आपका यूपीपीएससी है तो यूपीपीएससी को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर दो तरीके की क्लासेस दिखेंगी, एक आपकी फ्री और दूसरी पेड। दूसरी बात एक इम्पॉर्टेंट ये कि अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये कि आप कभी भी कहीं से भी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आपको यहाँ से अनलिमिटेड पीडीएफ मिलेंगी, यहाँ से आपको अनलिमिटेड एमसीक्यू मिलेगा, यहाँ पर तमाम तरीके के आपको वो बेनिफिट मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अनअकैडमी का जो यानी जो सब्सक्रिप्शन कोर्स है, उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो सब्सक्रिप्शन कोर्स में आपको 12 महीने के साथ 2 महीने फ्री दिया जा रहा है और 24 महीने के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। जैसा कि हम पहले बताते भी आए हैं, बहुत बार बता चुके हैं, ये अनअकैडमी के जो प्राइसेस हैं सब्सक्रिप्शन के, बहुत जल्द इमीडिएटली इनमें बड़ी उछाल आने वाली है। तो इसलिए आप लोग बिना किसी देरी के तुरंत इसको ज्वाइन करिए ताकि अभी भी आपको पुराने रेट पर ही ज्वाइनिंग मिल जाए। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अनअकैडमी शानदार प्रोग्राम लेके आया है जिसका नाम है स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें आपको 150 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे, यानी जैसे कि आपके पीसीएस के जीएस में होते हैं, हिंदी अंग्रेजी में होंगे उन, और 200 नंबर के होंगे और 120 मिनट उनके लिए टाइम होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर इनके बावजूद अगर आप 1 नंबर लाते हैं तो आप वाकई बहुत बधाई के पात्र हैं। इसीलिए अनअकैडमी आपको देगा फिर 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में। साथ ही साथ ये जो 21 अगस्त को ये प्रोग्राम चला था 9 से 11:30 के बीच में, 2 से 4 के बीच में सीसेट, और ये इसमें अगर आपकी रैंक 1 से 3 के बीच में आई तो आपको 100% सब्सक्रिप्शन 100% स्कॉलरशिप मिलेगी फ्री में। जो लोग पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसा कि पता है आपको कल है, तो इसके एग्ज़ाम में आपने देखा भी होगा 2 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक अनअकैडमी की तरफ से आपको फ्री में पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज रिवीजन कराया गया। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, उम्मीद करते हैं कल अच्छा होगा एग्ज़ाम आपका। तो 7 अगस्त और 28 अगस्त के बीच में जो आपका ये प्रोग्राम है, ये आरओ के लिए है, तो आप इसे देखना ना भूलिए। 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी, 10 बजे का टाइम होगा, 140 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। इसी तरीके से आपको 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में जो आपको मंडे से लेकर ट्यूसडे के बीच में है, वो सारा टाइम आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। 20 ड्यूरेशन होगी 30 मिनट की। जो लोग यूपी पीसीएस प्लस बूस्ट पीसीएस 2021 दे रहे हैं, उनके लिए 4 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक का ये प्रोग्राम अनअकैडमी लेके आया है। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अनअकैडमी दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है शायद जो आपको घर बैठे हर वो चीज़ उपलब्ध करवाता है जो आपके एग्ज़ाम की डिमांड है। यूपी जो लोअर पीसीएस दे रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि मंडे से लेके मंडे तक 2 से लेके 30 अगस्त तक आपको ये पूरा प्रोग्राम मिलेगा, संडे टू संडे। यानी यहाँ पर इधर आपके लिए आरओ के लिए 1 से लेके 29 अगस्त। बैच कोर्सेज में कर लें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ये सभी बैचेज आपको यहाँ पर ये जो मिल रहे हैं, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं। अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। सारथी बैच 23 अगस्त, यानी ये आपका आज से स्टार्ट है। ये आपका 25 अगस्त से स्टार्ट होगा। ये आपका जीएस का बैच होगा। ये आपका सीसेट का रिवीजन बैच है, ताकि आप इसमें मैथ्स, हिंदी से लेकर अंग्रेजी तक, मैथ से लेकर रीजनिंग तक आप सब कवर हो जाएगा। मिशन खाकी यानी दरोगा के लिए 31 अगस्त से स्टार्ट है। इसमें ये पूरी टीम टीचर्स की है जो आपके साथ मेहनत करेगी। तो इसे ज़रूर इसे ज्वाइन करिए, आपको इससे बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। यूपीएसआई, वो अपर सबऑर्डिनेट, लोअर आरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्सेज, ये सब आपके इस टाइम रनिंग हालत में है। इनमें से किसी एक बैच को ज्वाइन करने का मतलब सभी बैच आपके लिए फ्री हो जाएंगे, और जितने भी उस ड्यूरेशन के दौरान बनेंगे वो सब फ्री रहेंगे।
और किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए आप वहाँ पर 10% छूट भी आपको मिलेगी, लेकिन छूट तब मिलेगी जब आप लाइव नूर रेफरल कोड का यूज़ करेंगे तब। यूपी बिहार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपी बिहार की तैयारी करने वालों के लिए एक सब्सक्रिप्शन, फ़ायदे अनेक। अगर आप कभी भी कोई भी ऐसा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो उसे क्लेम कीजिए, ताकि आपको मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से इनाम। स्पेशल क्लासेस सवेरे 9 बजे जो होती है वो आपकी होती है करंट अफेयर्स की, और एक शाम को 5 बजे होगी जो कि आपको ज्योग्राफी की मिलेगी। स्पेशल क्लासेस के फ़ायदे आपको पता है, घर बैठे आप लाइव क्लास देख सकते हैं, रिकॉर्डेड अनलिमिटेड पीडीएफ ले सकते हैं, पेपर का पूरा माहौल, पेपर जैसे माहौल वैसे पेपर मिलेगा आपको, तो तमाम सारे आपके फ़ायदे हैं। तो चलिए आज का सवाल पहला शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, यहाँ की जो बहुत ही वेल मेंटेन सभ्यता थी। तो यहाँ की जो सड़कें थी वो एकदम सीधी हुआ, यानी यहाँ की जो गलियाँ थी वो बिल्कुल एकदम सीधी थी और चौड़ी थी। जैसे आज हम लोग सभ्य अपने आप में कहते हैं, शहरों में देख लो, पुराने शहरों में गलियाँ ऐसी होंगी लग रहा है उनमें रिक्शा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोग गलियाँ भी चौड़ी थी, सीधी थी। और आप यहाँ तक सुनते होंगे कि इनके जो नालियाँ हुआ करती थी वो ढकी हुआ करती थी ताकि उनमें गंदगी न भर जाए, और सड़कें ज़्यादातर एक दूसरे को चौकोर यानी समकोण की स्थिति पर काटती थी। इन सब कुछ यहाँ पर आप देखते होंगे वेल मेंटेन था। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी, झेलम, ब्यास या चिनाब। तो जैसा कि आपको पता है, हड़प्पा के खंडहर जो है पाए जाते हैं आपको यहाँ पर रावी नदी के किनारे, और ये रावी नदी के किनारे हड़प्पा यानी इसके बाएं किनारे पर था, और रावी के किनारे एक शहर और बसा हुआ है जिसे लाहौर कहते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, और मोहनजोदड़ो जो था ये आपका सिंध नदी के किनारे है। ये सिंध के दाएं किनारे पर है, और हड़प्पा जो है सिंध रावी के बाएं किनारे पर। ठीक। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में सबसे जो विशाल इमारत थी, तो याद रखना वो इमारत जो है वो सबसे बड़ी स्नानागार थी। स्नानागार जिसे हम लोग ग्रेट, यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको ग्रेट बाथरूम। विशाल ग्रेट बाथरूम कहाँ से मिलता है? जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन पे आपको बताया था, ग्रेट बाथरूम मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, और मोहनजोदड़ो से कपास का टुकड़ा भी मिलता है। तो इसी आधार पे ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती जो है वो कौन लोग करते थे? हड़प्पा वासी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तमिल नहीं थी, ब्राह्मी नहीं थी, अरबी नहीं थी। तो इनमें से कोई लिपि नहीं थी, और वो लिपि की खूबी ही है कि वो पहली लाइन तो इधर से इधर को लिखी जाती जैसे अरबी लिखते हैं, दूसरी लाइन इधर से इधर को लिखी जाती थी। इसके बारे में आज तक ये पढ़ी नहीं जा सकी। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो क्वेश्चन नंबर 7, तो ये लोग मातृत्व देवी की पूजा करते थे, और उसे शायद ये उर्वरकता की देवी के नाम से भी जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन, पत्तन मतलब बंदरगाह, या जिसे हम लोग इसे बोलते हैं सी पोर्ट। ठीक, तो सी पोर्ट ये कहाँ पाया गया? ये लोथल में पाया गया। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ? भगवा नदी के किनारे, भोगवा सॉरी, भोगवा नदी के किनारे है। अगला है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज की मूर्ति, नरसिंह की मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति, या बुद्ध की मूर्ति? तो इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना है वो एक कांसे की मूर्ति मिलती है जो नृत्य करती हुई दिखाई देती है, और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है।
लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? यानी लोथल जो सभ्यता थी उस पर किसका जो है वो जहाजी मालघाट था, यानी बंदरगाह था। वो तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल था। कौन था? लोथल। और लोथल है कहाँ? गुजरात में है। और ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया, ये ग्रेट बाथरूम यानी विशाल स्नानागार जो है वो सबसे बड़ी इसकी इमारत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ताकत थी वो इनका व्यापार था, कृषि थी, मिट्टी के बर्तन थे, बढ़ईगिरी। तो इनका जो व्यवस्था, इनकी जो ताकत थी वो थी कृषि, क्योंकि एक शहरी सभ्यता जरूर थी लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो कृषि था। ठीक है। हाँ, ये शहरी सभ्यता थी लेकिन इनकी कृषि अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, ब्रह्मा या इंद्र? तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, यहाँ पर एक मूर्ति मिलती है हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, जो आप सुनते होंगे, एक ध्यान मग्न मुद्रा में एक व्यक्ति, तो वो शायद पशुपति की थी, जिसमें आपको ये, और ये लोग पूजा भी पशुपति की ही किया करते थे। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? यानी इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले हल्की फुल्की जानकारी या यूँ कहें कि जानकारी किसे लगी? तो चार्ल्स मैसन साहब थे, इनको ये सबसे पहले जानकारी लगी। लेकिन जानकारी जरूर लगी, लेकिन उस टाइम ये सभ्यता अपने प्रकाश में नहीं आ पाई, तो लोगों ने वो सुनी अनसुनी कर दी। लेकिन ये बाद में 1921 में, जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा शहर की खुदाई दयाराम साहनी ने की, तब ये जाके सामने आई। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हड़प्पा का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1921 में, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो का कब हुआ? 1922 में, राखल दास बनर्जी। 1922। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किसको जाता है? सिंधु, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी? ये कौन? तो हमने जैसा अभी बताया था आपको, मोहनजोदड़ो से कपास का टुकड़ा मिलता है। कपास का टुकड़ा मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि ये दुनिया के सबसे ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने कपास को उगाते होंगे। सॉरी, मेसोपोटामिया नहीं, सिंधु। सिंधु, सिंधु, ये गलत है, टिक गलत हो गया था। ठीक है, ये, हाँ, ये गलत टिक हो गया, ये गलत है। ये गलत है, सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है। हाँ, अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? यानी वो लोग किसको नहीं जानते थे? देखो, तांबे को जानते थे, कांसे को जानते थे, सबको जानते थे, लोहे को नहीं जानते थे। लोहे को जो लोग जाने वो आर्य लोगों ने जाना, जो वैदिक सभ्यता यानी इसके बाद जन्मी, उसको उन लोगों को जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लड़काना से। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो देखो भैया, इसे याद रखना। लोथल में क्या था? बंदरगाह। और बंदरगाह पर क्या होता है? सामान भेजा जाता होगा, सामान आता होगा। तो यहाँ पर तराजू बांट की ज़रूरत पड़ती होगी। आजकल तो धर्म कांटे हैं, एक ही बार में पूरा पूरा ट्रक तौल देते हैं, तो उस ज़माने में यहाँ पर तराजू की ज़रूरत पड़ती होगी, है ना? हाँ, कितना सामान गया, कितना आया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो यहाँ के लोगों का भोजन क्या था? चावल था, चावल और गेहूँ था, चावल और जौ था, गेहूँ और जौ था। यहाँ के लोगों का जो भोजन था वो था गेहूँ और जौ। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? लोथल को, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को कि लड़काना को? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? जैसा हमने इसे पहले भी आपको बताया,
मृतकों का टीला जो है वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। इसका मतलब इसे सिंधु का नखलिस्तान भी कहते हैं। नखलिस्तान का मतलब होता है डेजर्ट में, यानी मरुस्थल में एक हरा भरा क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो ये 12,99,000 के आसपास क्षेत्र था, जबकि अपने समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी इनमें सबसे ये बड़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कालीबंगा जो है वो कहाँ है? घग्घर नदी के किनारे। किस पर? घग्घर, घग्घर नदी के किनारे है और ये राजस्थान में है। इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों की संख्या कितनी थी? तो 6 नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियां, तो राजधानियां 2 थी। एक को हड़प्पा कहा जाता है, दूसरी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता किस युगीन थी? कांस्य युगीन, नवपाषाण युगीन, पुरापाषाण युगीन, लौह युगीन। तो अभी हमने बताया लोहे की जानकारी इनको लोगों को थी ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकती है। तो इन लोगों को जानकारी कांस्य की थी, तो इसलिए इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। नहीं, हड़प्पा जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी थे, ग्रामीण थे, जनजाति थे, यायावर? यायावर का मतलब होता है खानाबदोश, मतलब घुमक्कड़। तो ये कैसे थे? ग्रामीण आबादी थी, सॉरी ग्रामीण नहीं, शहरी आबादी थी, क्योंकि ये शहरी सभ्यता थी। इसका कृषि का आधार, इनका अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, ये सही। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में होता था? तो ये टेराकोटा जो है वो हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ठीक है। हाँ, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी होती थी, किसकी बनी होती थी? तो ये बनी होती थी सेल खड़ी। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़ या शतरंज? तो ये लोग शतरंज में रुचि रखते थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे? ईंटों के, पत्थर के, लकड़ी के, बांसों के? तो ये लोग ईंटों के घर बनाते थे। ईंटों का साइज भी एक निर्धारित होता था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ की गई, यानी स्केल कहाँ खोजा गया? स्केल खोजा गया था लोथल, जैसा आपने बताया ये बंदरगाह था, तो यहाँ से जो भी चीज़ें बाहर जाती होंगी उनका मेजरमेंट होता होगा ना, कि कैसे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? शिव का। इस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं पाए गए? तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गाय के जो है पर नहीं पाए जाते, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाय के नहीं पाए गए, गाय के। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, काहे में विश्वास करते थे ये लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया भी था। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज रही थी? यानी आज की डेट में हड़प्पा सभ्यता का कोई भी शहर, कुछ भी ईरान में नहीं पाया जाता है। बाकी इन दोनों में तो बहुत मिलते हैं, यहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। आज़ादी के बाद 2000 स्थान खोजे गए अभी तक, जिसमें से 1400 अपने भारत में मिले और 600 पड़ोसी देश पाकिस्तान में पाए गए। तो यानी कुल मिला के भारत में 1400, पाकिस्तान में 600 आज़ादी के बाद खोजे गए शहरों की संख्या मिली, स्थानों की, सॉरी। मोहनजोदड़ो में सड़कें की चौड़ाई क्या थी? ठीक है,
मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई 10.5 मीटर थी। राखीगढ़ भारत के किस राज्य में है? राखीगढ़ भारत के हरियाणा में है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लरकाना। तो ये मोहनजोदड़ो था, वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा? लोथल, हड़प्पा। ये है ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था? यानी जिसकी पूजा करते थे वो कोवड़ वाला बैल था। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से मिले अवशेषों से ज्ञात होता है? वहाँ खेतों को जोतने के लिए हल प्रक्रिया यानी जोतने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, वो कालीबंगा से मिलते। जोते हुए खेत कालीबंगा से मिलते। मांडा किस नदी के तट पर है? मांडा चिनाब नदी पर है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन किस रंग से बनाते थे? लाल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? जॉन मार्शल की अगुवाई में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। सिंध प्रांत में सिंध नदी के दाहिने किनारे। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग आरंभ किया था? ये तांबे का प्रयोग आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो जैसा हमने बता ही चुके आपको, कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांसे के बारे में इनको जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय क्या करते थे? तो इनका व्यवसाय मुख्यतः क्या था? व्यापार था। और इनकी कृषि का आधार, इनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, जैसा कि बताया, मृतकों का टीला होता है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर आपको इसी तरीके की जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हाँ, शेयर करने में कोई कंजूसी ना रखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरीके का कंटेंट आपको फ्री में घर बैठे मिलता रहे। स्पेशल क्लास हमारी सवेरे 9 बजे होती है पर डे। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है डेली, और शाम 5 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी डेली। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।